नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में पढ़ लिया है। उसी के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ और हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हो गया। हालांकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित कर लिया गया, जहां से सवाल भी पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान कब पारित मान लिया गया, तो यह 26 नवंबर 1949 को पारित मान लिया गया। दोस्तों, भले ही हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया, लेकिन यह संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू कर दिया गया। अगर हम बात करें तो यह 26 नवंबर का दिन भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहा है, जिस दिन हमने अपने संविधान को अंगीकार किया या पारित कर लिया था। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में, या यह कहिए कि वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। सवाल पूछे भी जाते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह 26 नवंबर को मनाया जाता है और यह पहली बार 2015 में मनाया गया था। तो इस ढंग से हमने पीछे इस पर चर्चा कर लिया है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो आता है वह है भारतीय संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, भारतीय संविधान दुनिया के कई देशों से प्रेरित संविधान है। हालांकि भारतीय संविधान के बारे में बहुत जगह आपको यह भी देखने के लिए मिल जाए कि भारतीय संविधान दुनिया के देशों से उधार लिया हुआ संविधान है। यह कहना सही नहीं प्रतीत होता है, चूंकि हमारा संविधान एक संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था और हमारा संविधान सभा दुनिया के कई देशों के संविधानों का विशद अध्ययन किया और उसमें जो सबसे अच्छी बातें थी, उन तमाम बातों को भारतीय संविधान में समावेश कर दिया, जो हमारे भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत या हमारे सांस्कृतिक विविधताओं को देखते हुए किया गया था। तो दोस्तों, आइए हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता को देखते हैं, जिसमें प्रथम विशेषता जो है लिखित, निर्मित एवं विशाल संविधान। सबसे पहला जो विशेषता है वो है लिखित, निर्मित एवं विशाल संविधान। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता है। यानी कि दुनिया में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। दोस्तों, ठीक उसी तरह से भारतीय संविधान भी एक लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। यहाँ निर्मित से मतलब होता है कि भारतीय संविधान को एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए हमारा संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। लेकिन हम देखें तो हमारा संविधान दुनिया में जितने भी संविधान हैं उन सभी संविधानों में विशाल संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान अगर किसी देश का संविधान है तो वह अमेरिका का संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारतीय संविधान दुनिया के सभी संविधानों में सबसे विशाल संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 25 भाग
एवं 12 अनुसूचियां हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि जिस समय हमारा संविधान तैयार हुआ था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको कहा कि दुनिया का सबसे प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, जबकि दुनिया का अलिखित संविधान ब्रिटिश संविधान है। ब्रिटेन या इंग्लैंड का संविधान है। ब्रिटेन या इंग्लैंड का संविधान है। और साथ ही साथ हमने देखा कि भारत का संविधान भी लिखित, निर्मित एवं विशाल संविधान है। दोस्तों, थोड़ा सा और इस बात पर ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश संविधान जो है अलिखित संविधान माना जाता है। हालांकि किसी भी देश का संविधान न पूर्णतः लिखित संविधान होता है और ना ही पूर्णतः अलिखित संविधान होता है। जिस संविधान में ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिख दी गई है वह लिखित संविधान होता है, जबकि जिस संविधान में अधिक से अधिक बातें परंपरा और अभिसमय पर निर्धारित होता है वह अलिखित संविधान है। ठीक उसी तरह से हम ब्रिटेन के संविधान को देखते हैं तो वह परंपरा पर आधारित है, वह परंपरा और अभिसमय पर आधारित है। इसलिए दोस्तों वह एक अलिखित संविधान माना जाता है। यहाँ यानी कि हमने सबसे प्रथम बिंदु में देखा कि भारतीय संविधान लिखित, निर्मित संविधान है, जबकि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित संविधान है। यहाँ तक हमने बात किया। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि भारत का संविधान विशाल संविधान है, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान यानी कि 7 अनुच्छेदों वाला संविधान है। दोस्तों, भारत का संविधान विशाल होने के कई कारण हैं। उनमें से अगर हम देखें तो भारत में जो भौगोलिक विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता है उन बातों को भी ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान विशाल संविधान बन गया है। अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी हालांकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर को जो है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन इससे पहले जो है यह एक राज्य था। तो राज्य के रूप में हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल अलग प्रावधान था, इसलिए भी भारत का संविधान एक विशाल संविधान था। दूसरी बात अगर हम कहें तो दोस्तों अमेरिका का संविधान जो सबसे छोटा संविधान था उसका कारण है कि वहाँ पे टोटल अभी भी 50 राज्य हैं। उन 50 राज्यों का अपना अपना संविधान है, इसलिए अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि यहाँ सभी राज्यों का जो है अपना अपना संविधान है। और जबकि भारत में हम देखें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर सभी राज्यों का अपना अपना संविधान नहीं है, यहाँ पर एकल संविधान है। इसलिए भी दोस्तों भारत का संविधान जो है वह विशाल संविधान है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान जो है भारत में ये अशिक्षा ज़्यादा होने के कारण भी भारत में अशिक्षा जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय कम होने के कारण अशिक्षा ज़्यादा होने के कारण भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में अधिक से अधिक बातों को लिख देना उचित समझा। इसलिए भी दोस्तों हमारा संविधान जो है एक विशाल संविधान बन गया, यानी कि दुनिया का एकमात्र विशाल संविधान हो गया। आशा करते हैं आप यहाँ से निश्चित रूप से समझ गए होंगे। दोस्तों ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा इसकी विशेषता जो है वह है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। दोस्तों दुनिया का सबसे कठोर संविधान अगर कोई है तो वह अमेरिका का संविधान है, जबकि दुनिया का सबसे लचीला संविधान है तो वह ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटेन या इंग्लैंड का संविधान है। जबकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का संविधान न अमेरिका के संविधान के तरह कठोर है न ही ब्रिटिश संविधान के तरह लचीला है। यह तो दोनों का मिश्रण है। कुछ जगह पर भारतीय संविधान लचीला प्रतीत होता है, जबकि कुछ जगह पर भारतीय संविधान कठोर संविधान ये महसूस होता है।
कठोर संविधान प्रतीत होता है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं दोस्तों, जिस देश का संविधान आसानी से संशोधित हो जाते हैं, जिस देश के संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकता है, वह संविधान लचीला संविधान होता है। जैसे ब्रिटिश संविधान जो है वह लचीला संविधान है, इसलिए कि उसमें अधिक से अधिक बातें परंपरा पर आधारित है, वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए उसमें आसानी से संशोधन हो जाता है, इसलिए वह लचीला संविधान है। जबकि अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो अभी तक अमेरिकन संविधान में मात्र 27 बार जो है सो संशोधन हुआ है, जबकि अमेरिकन संविधान जो है 1789 में लागू हो गया था। यानी कि 1789 से लेकर के वर्तमान समय में हम देखें तो अमेरिका संविधान में मात्र 27 बार जो है सो संशोधन हुआ है, मात्र 27 बार संशोधन हुआ है। अगर उसी परिप्रेक्ष्य में हम भारतीय संविधान को देखें तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अभी तक 105 बार संशोधन हो चुका है। यानी हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के कारण भी कोई संविधान कठोर होता है तो कोई संविधान क्या होता है, लचीला होता है। तो दोस्तों, उस ढंग से हम देखते हैं तो अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है, जबकि ब्रिटिश संविधान सबसे लचीला संविधान है और भारत इसके बीच का संविधान है। आप देखेंगे भारतीय संविधान में जब संशोधन होता है तो साधारण बहुमत से उसे पास कर लिए जाते हैं, जैसे राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन कर लिया जाता है। कुछ मामले में देखते हैं कि राज्यसभा एवं लोकसभा के 2/3 मेंबर की उपस्थिति के बाद जो है संशोधन होता है, जबकि कुछ संशोधन तो दोस्तों ऐसा होता है जिसमें आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता होती है या उनकी सहमति प्राप्त करनी होती है। तो जब आधे से अधिक राज्यों की सहमति प्राप्त करनी होती है दोस्तों, वैसे स्थिति में जो है भारतीय संविधान कठोर प्रतीत होता है। जब हम साधारण बहुमत से किसी बात पर एग्री कर लेते हैं, सहमत हो जाते हैं, वैसी स्थिति में जो संविधान संशोधन हो जाता है वह साधारण प्रकार का होता है या लचीला प्रकार का होता है। इस ढंग से देखते हैं कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है। दोस्तों, तीसरी विशेषता इसका है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों, लोकतंत्रात्मक से मतलब होता है कि जिस देश के सरकार की शक्ति का स्रोत जनता है वह देश लोकतंत्रात्मक कहलाता है। एक बार पुनः सुनेंगे, जिस देश के सरकार की शक्ति का स्रोत जनता होती है। यानी कि दोस्तों, आप देखेंगे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वह प्रतिनिधि सरकार बनाती है और उस ढंग से हमारे लिए वह कानून व्यवस्था बनाती है। इस ढंग से शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में चलता है। और मान लीजिए कि जिस सरकार को हमने चुना है, अगर वह हमारे अपेक्षा हमारे लिए कार्य करने में सक्षम नहीं होता है या बेहतर नहीं होता है, तो अगले 5 वर्षों के बाद पुनः हम अंगूठा दिखा करके उसे हटा देते हैं। इस प्रकार का शासन व्यवस्था जो होता है वह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ के जनता के द्वारा सरकार को शक्ति प्राप्त होती है और जहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रिया होती है वह लोकतंत्रात्मक होता है। अगर हम गणराज्य की बात करें तो दोस्तों, कोई भी देश गणराज्य तब माना जाता है जब इसके शासनाध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से वहाँ की जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जैसे कि अगर हम देखें, हमारा शासनाध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, भले ही वह नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन उसका चुनाव वह प्रत्यक्ष सही जनता के द्वारा होता है। इसलिए हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यानी कि दोस्तों, लोकतंत्रात्मक के बारे में आज समझ गए होंगे और गणराज्य के बारे में समझ गए होंगे कि जिस सरकार के शक्ति का स्रोत जनता है वह लोकतंत्रात्मक हुआ, और जिस राज्य के
शासनाध्यक्ष, जिस राज्य के शासनाध्यक्ष, दोस्तों यहाँ राज्य से मतलब दूसरा देश से लिया जा रहा है, यहाँ राज्य का मतलब बिहार उत्तर प्रदेश आप ना समझेंगे, हालांकि राज्य के बारे में मैं पुनः एक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो जिस राज्य का या देश का ये जो प्रधान होता है वह प्रत्यक्ष या वह प्रत्यक्ष ढंग से जनता के द्वारा चुना जाता है, वह देश गणराज्य कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय संविधान की विशेषता है वह है संसदीय शासन व्यवस्था। आइए हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था को देखते हैं। दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में संसद की प्रधानता रहती है तथा यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि केंद्र तथा राज्यों में शासन व्यवस्था क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के नाम पर चलाई जाती है, परंतु वास्तविक रूप से शासन का संचालन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो विधायिका यानी कि लोकसभा या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि भारत में द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्था को रखा गया है। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था को रखा गया है, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के तहत रखा गया है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली का जो हमने बताया वह एक फीचर है। हालांकि संसदीय शासन प्रणाली को हम विस्तृत रूप से देखेंगे, चूंकि हमारा देश एक संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है, इसलिए इसे हम एक अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान के अन्य विशेषताओं में यहाँ का मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य भी है। दोस्तों संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जिससे किसी भी ढंग से छीना नहीं जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर किसी प्रकार का हनन होता है, वैसी स्थिति में व्यक्ति न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत होकर के अपने दर्द को बता सकता है और निश्चित रूप से न्यायपालिका उसके अधिकारों का हनन नहीं होने देती है। साथ ही साथ भारतीय संविधान में कर्तव्य को भी रखे गए हैं, जो कर्तव्य आपको वर्तमान रूस या सोवियत रूस से लिया गया था। अगर उसी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है दोस्तों, वह मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, जिसे हमने भारतीय संविधान में रखा है। दोस्तों मौलिक अधिकार जो है वह पूंजीवादी देश या उदारवादी देशों की बहुत बड़ी विशेषता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। जो पूंजीवादी देश होगा या उदारवादी देश होगा, दोस्तों उदारवादी और पूंजीवादी दोनों एक ही है। तो जो देश उदारवादी या पूंजीवादी होगा वहाँ पर मौलिक अधिकार देखने के लिए मिलेंगे, जबकि जो देश समाजवादी होगा वहाँ पर आपको मौलिक कर्तव्य देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि पहले ही हमने आपको कहा कि यह कर्तव्य जो है यह सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद छठा विशेषता हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान सभा के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है तथा साथ ही साथ भारत में कल्याणकारी सरकार की स्थापना करना है या भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोस्तों कल्याणकारी राज्य उस राज्य को कहते हैं जो राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक फैसिलिटेट करे, वैसे राज्य को हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों वयस्क मताधिकार। दोस्तों वयस्क मताधिकार से मतलब होता है वोटिंग राइट्स होने से, यानी कि वोट देने का अधिकार। तो दोस्तों भारत में भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं में एक वयस्क मताधिकार है। अगर कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका है, वह किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से होता है, उसे अपने लिए सरकार चुनने की छूट होती है और वह वोट दे करके अपने लिए सरकार को चुनता है। अगर वह सरकार बेहतर ढंग से काम नहीं करती है तो उसे हटाने का भी कार्य करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो वर्तमान में वयस्क मताधिकार के लिए उम्र सीमा जो है कम से कम वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका है उसे वोटिंग राइट दिया गया है, जबकि
दिया गया है। जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 जो हुआ है उसके अंतर्गत 18 वर्ष का ये उम्र सीमा रखा गया है। जबकि इससे पहले वही व्यक्ति वोट दे सकते थे जिनका उम्र 21 साल होता था। एक बार दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि वर्तमान में वोटिंग राइट जो है वह 18 वर्ष के लोगों को दिया गया है। ठीक है, 18 वर्ष के लोगों को दिया गया है। तो वैसी स्थिति में इससे पहले यानी कि 1961 से पहले ये जो 61वां संविधान संशोधन 1989 से पहले यह वोटिंग राइट जो था वह 21 वर्ष के लोगों को प्राप्त था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के बाद यह उम्र घटा करके 18 साल कर दिया गया और बोला गया कि वह भारतीय व्यक्ति जो 18 साल की उम्र को पार कर चुका है वह वोट देने का अधिकारी है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसको ऐसे ध्यान में रखिए। 61वें संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष की उम्र सीमा वोट देने के लिए रखा गया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। दोस्तों भारत में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की भी व्यवस्था भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक संसदात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, वैसी स्थिति में हमारा न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका से प्रभावित न हो और यह स्वतंत्र बना रहे एवं निष्पक्ष बना रहे, इसलिए एक अलग प्रकार का प्रावधान करके इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाया गया है। चूंकि यह न्यायपालिका जो है दोस्तों यह केंद्र एवं राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है, वैसी स्थिति में यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय जो है सो उन दोनों के बीच करता है, उन दोनों के बीच का मामला को समझाता है। भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक एकल न्याय व्यवस्था की सुनिश्चित किया गया है। हालांकि इस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट होता है और राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है, जबकि इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अन्य या इसके नीचे जो होते हैं, जो कुछ कोर्ट होते हैं जिला स्तर पर होते हैं, उस प्रकार का व्यवस्था किया गया है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एकल जो है सो न्यायपालिका का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, जिसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इस ढंग से व्यवस्था दोस्तों किया गया है। उसके बाद हम देखें आपातकालीन प्रावधान। दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी किए गए हैं। चूंकि संविधान निर्माताओं को यह इन बातों का भान था कि हो सकता है कि कभी विशेष परिस्थिति आ जाए, वैसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन प्रावधान का भी व्यवस्था किया गया है। तो दोस्तों यह आपातकालीन प्रावधान जो किया गया है यह जर्मनी के संविधान से प्रभावित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एकल नागरिकता। तो दोस्तों भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, लेकिन जब हम अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो अमेरिका में जो है वह अपने राज्य का पहले नागरिक होता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वह भारतीय होते हैं, वह किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है, बल्कि एकल नागरिकता के अंतर्गत भारत का नागरिक होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह इसे बिल्कुल एक अलग विशेषता के रूप में सामने आता है। दोस्तों भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्र अभिकरणों का प्रावधान भी है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से निष्पक्ष चुनाव आयोग का व्यवस्था किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है, साथ ही साथ संघ एवं राज्य स्तर पर
लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों, हमारा देश जो है संसदात्मक शासन प्रणाली वाला देश है और हम इसके माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हम अपने प्रतिनिधि को निष्पक्ष रूप से चुन सकें, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया है, जो देश में स्वस्थ निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा कर सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्र एवं राज्य स्तर पर जो सरकारी खर्चे होते हैं उस पर नियंत्रण रखने के लिए या उसका लेखा जोखा करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है, जबकि राज्य एवं केंद्र स्तर पर अच्छे पदाधिकारी हमें प्राप्त हो और वह निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, इसलिए संघीय एवं राज्य लोक सेवा आयोग का भी हम प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में केंद्र स्तर पर सरकार है, राज्य स्तर पर सरकार है, जबकि एक तीसरी प्रकार की सरकार जो है वह 1992 में 73वां व 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन में भी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में ही ग्रामीण स्तर की सरकार एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही नगर स्तर पर सरकार की व्यवस्था की गई है। तो हम लोग देखते हैं कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था अब हमारे देश में है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं 13वां व 14वां पंथ निरपेक्ष राज्य। दोस्तों, भारत में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भारत में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान का जो ये एक पार्ट है आपका प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। यह कहता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में निवास करने वाले व्यक्ति विभिन्न धर्मों के हो सकते हैं, लेकिन भारत किसी एक धर्म का नहीं हो सकता है, या भारत सरकार या भारत राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। इसलिए भारत सरकार या राज्य सरकार जाति धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित या लोगों को प्रीफरेंस नहीं दे सकती है। हालांकि कुछ स्तर पर दिए गए हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान के अंतर्गत हम करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत में हुआ है तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है, समाजवाद को जोड़ा गया है। और इसका मुख्य मकसद है कि देश का यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले लोग आप जिस धर्म को मानना चाहें उस धर्म को हम मान सकते हैं। उसी ढंग से समाजवाद का बात किया गया है कि समाज में सभी प्रकार की समानता देखने के लिए मिल सकती है। वह आपका समाजवादी राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं, यानी कि समाज जो है जाति के रूप में विभक्त नहीं हो सकता है, समाज राजनीतिक ढंग से विभक्त नहीं हो सकता है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, समान है। इस बात को ध्यान में रख करके इन बातों की चर्चा की गई है। जबकि हम एक महत्वपूर्ण संविधान
की विशेषता को देखें तो उसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है। दोस्तों, भारत में मुस्लिम को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जबकि आप देखेंगे तो यहाँ पर एससी एसटी के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। एससी एसटी के लिए तो देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में बिल्कुल सीट भी सुरक्षित कर दिया गया है, सीट को भी सुरक्षित कर दिया गया है, और खास करके जो दबे तबके हैं उसे मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान भी दिया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया है। उसके बाद एससी एसटी के लोगों को समाज में एक साथ उन्नति करने के लिए भी प्रावधान किया गया है, और उनके लिए विशेष लोकसभा एवं विधानसभा में उनका जो है सो सीट आरक्षित किया गया है, ताकि वह भी मुख्य समाज धारा से मिल सके। दोस्तों, आशा करते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, थैंक यू।